हेलो एवरीवन। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 8 साइंस। तो आज से शुरू करते हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि हम इस चैप्टर में किस बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम इस चैप्टर में क्रॉप की प्रोडक्शन और उसके मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। Paheli and Bojo went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. पहली और बोजो अपने समर वैकेशन में, गर्मियों की छुट्टी में अपने अंकल के घर जाते हैं और उनके अंकल एक फार्मर हैं। वन डे दे शॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सीकल, शॉवल, प्लो एटसीट्रा इन द फील्ड। और उन्होंने क्या देखा, जब मतलब कि उनके अंकल जो है फार्मर है, तो वो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल, टूल्स का इस्तेमाल करते होंगे, जैसे खुरपी, सीकल, शॉवेल, प्लो एटसीट्रा खेत में। एंड यू हैव लर्नड दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। यानी आपने पहले के चैप्टर, कितने सारे चैप्टर्स में आपने ये पढ़ा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको फूड की ज़रूरत होती है। छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म से लेके बड़े से बड़े ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत होती है ताकि वो सरवाइव कर सकें। प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड्स। और प्लांट जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, इसीलिए वो अपना फूड का प्रिपरेशन खुद ही कर सकते हैं। और बाकी जितने भी एनिमल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड होते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड। तो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था कि जो प्लांट है वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। Animals, including human, cannot make their own food. So where तो हम अभी डिस्कस किया हमने कि जो एनिमल्स फूड अपना प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं वो किसी न डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं, वो भी प्लांट पे ही डिपेंड होते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू वी नीड टू ईट फूड। तो हमें पता है कि हमें फूड की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके और हम जो भी अपने काम है वो आसानी से कर सकें। तो you already know that energy from the food is utilized by the organism for carrying out their various body function। जो एनर्जी हमें प्रोड्यूस होती है खाना खाने के बाद या फिर फूड से जो मिलती है, उसका हम इस्तेमाल बहुत सारे इंटरनल बॉडी फंक्शंस के लिए करते हैं, सच एज जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रेशन। वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स और बोथ। हम अपना खाना प्लांट से भी लेते हैं, एनिमल से भी लेते हैं, और मतलब दोनों से ही लेते हैं। बूझो यहाँ पे क्या कहता है, सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। जैसे कि हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है, तो उनको मतलब कैसे हम, इतनी ज़्यादा जो पॉपुलेशन है, वर्ल्ड की नंबर 1 पॉपुलेटेड कंट्री हमारी कंट्री बन गई है, तो हम इतनी पॉपुलेटेड कंट्री को फूड कैसे प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। तो आगे देखते हैं, फूड पहली क्या कहती है, फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। तो अगर इतनी बड़ी जनता को, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करवाना होगा तो हमें हमें क्या करना होगा, प्रोडक्शन भी हमें लार्ज स्केल पे करना होगा। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। मतलब इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करने के लिए, लार्ज पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करने के लिए हमें क्रॉप की प्रोडक्शन रेगुलर बेसिस पे करनी होगी और उनका मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, टॉपिक 1.1, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। टिल 10,000 BCE पीपल वर नोमैडिक। यानी 10,000 साल पहले लोग क्या थे, नोमैडिक थे। नोमैडिक का मतलब बंजारे, एक जगह से एक जगह टिकते नहीं थे, वो मूवमेंट करते रहते थे। दे वर वॉन्डरिंग इन द ग्रुप्स फ्रॉम प्लेसेस टू प्लेसेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। और वो खाना और शेल्टर की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते थे। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और वो क्या खाते थे, कच्चा फल और वेजिटेबल्स को खाते थे। और उसके बाद एनिमल्स को भी हंटिंग उन्होंने शुरू कर दिया था फूड के लिए। बाद में उन्होंने क्रॉप का, लैंड को कल्टीवेट किया और राइस, व्हीट और अदर जो क्रॉप्स थे उनको प्रोड्यूस किया। दस वॉज वॉट एग्रीकल्चर। और इस तरह से एग्रीकल्चर का शुरुआत हुआ।
When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. और यहाँ पे क्रॉप की डेफिनेशन दी गई है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम्स में पूछा जाता है कि व्हाट इज क्रॉप या फिर डिफाइन क्रॉप्स। तो क्रॉप क्या होता है? जब एक ही तरह का प्लांट लार्ज स्केल पे जब हम प्रोड्यूस करते हैं तब हम उसे क्रॉप कहते हैं। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस, एक जगह पे ही लार्ज स्केल में जब एक तरह का प्लांट को कल्टिवेट किया जाता है तो वो क्रॉप कहलाता है। जैसे कि क्रॉप का मतलब वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर दैट ऑफ द वीट। मतलब अगर वीट की क्रॉप है इसका मतलब जितने जो भी प्लांट वहाँ पे उगाया गया फील्ड में वो सारे वीट के ही प्लांट होंगे। You already know that crop are of different type like cereals, vegetables and fruits। तो क्रॉप्स क्या हो सकते हैं? ऐसा नहीं कि जो सीरियल्स है सिर्फ वही क्रॉप होंगे। इस क्रॉप्स का मतलब हो गया कि उसमें सारे सीरियल आ गए, वेजिटेबल्स आ गए और फ्रूट्स भी आ गए। तो दीज कैन बी क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो। और इनको क्लासीफाई किया जाता है उनके सीजन के बेस पे कि वो किस सीजन में ग्रो किए जाते हैं। India is a vast country and the climate condition like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another। इंडिया इतनी वास्ट कंट्री है, इतना डाइवर्सिटी है हमारे कंट्री में, क्लाइमेट भी डिफरेंट होता है अलग अलग जगहों पे। तो रेनफॉल भी अलग है, टेम्परेचर भी अलग है, वेरी करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप। तो इसीलिए क्रॉप्स की भी बहुत सारी वैरायटी है क्योंकि उसको अलग अलग कंडीशंस मिलते हैं ग्रो करने के लिए और डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री में। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाई। और फिर भी इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी यहाँ पे दो तरह के जो यहाँ पे कैटेगरी दी गई है क्रॉपिंग के पैटर्न दिए हुए हैं। पहला है खारिफ क्रॉप्स और दूसरा है राबी क्रॉप्स। तो एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन ज़रूर आता है खारिफ क्रॉप्स और राबी क्रॉप्स से। चाहे आप सीटेट का एग्ज़ाम ले लीजिए या फिर किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ले लीजिए, स्कूल लेवल का एग्ज़ाम, ये टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो हम ध्यान से सुनेंगे। द क्रॉप्स विच आर शोन इन द रेनी सीजन, जो क्रॉप को हम रेनी सीजन में शो करते हैं, बोते हैं, उसे हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। तो आप किसी न किसी ट्रिक को लगा के आप इस तरह से इस पॉइंट को याद रखिएगा कि रेनी सीजन में उगाए जाने वाले जो क्रॉप होते हैं बोए जाने वाले क्रॉप्स जो होते हैं उसको हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया ही जनरली, जैसे कि रेनी सीजन कब होता है? जून से लेकर सितंबर तक होता है। तो ये रेनी सीजन में कौन कौन से क्रॉप्स उगाए जाते हैं? तो पैडी, मेज, इन दोनों एग्जाम्पल जो है ना, ये पैडी और मेज ये हमेशा एग्जाम में ऑप्शन में आएगा आपका। ठीक है, तो आपको पहचानना होता है कि खरीफ क्रॉप कौन से हैं। ऑप्शन दे देंगे 4, उनमें से आपको ये पॉइंट आउट करना होगा, ये बताना होगा कि इनमें से खरीफ क्रॉप कौन सा है। तो याद रखिएगा एग्जाम्पल, कम से कम उतना तो याद रखना ही है जितना इस एग्जाम्पल में दिया हुआ है। जैसे पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट, कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, तो जैसे आगे बढ़ते हैं। रबी क्रॉप्स कौन से होते हैं? रबी क्रॉप्स होते हैं जो कि ग्रो किए जाते हैं विंटर सीजन में। ठीक है, तो रबी क्रॉप्स जो है विंटर सीजन में ग्रो किए जाते हैं जिसका कि टाइम पीरियड होता है अक्टूबर से मार्च तक, और इसे हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। एग्जाम्पल है रबी क्रॉप्स का वीट, ग्राम, पीज, मस्टर्ड एंड लिनसीड। जितने भी दालें हैं वो सब किस में आता है? रबी क्रॉप्स में आता है। और उसके साथ ही वीट। तो आप दाल रोटी के हिसाब से याद रखिए कि दाल दाल रोटी जो है हमें विंटर सीजन में हम खाते हैं। तो उस तरह से विंटर में ग्रो किया जाता है रबी क्रॉप जिसका कि टाइम पीरियड होता है अक्टूबर से मार्च तक। हमेशा ये जो है ना पॉइंट कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, हमें मंथ याद नहीं रहता, हमें ये नहीं याद रहता कि मतलब रबी क्रॉप कब में कौन से जो है क्रॉप्स आते हैं, एग्जाम्पल नहीं, कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा कोई ना कोई ट्रिक लगा के ज़रूर इसको याद रखिएगा। बिसाइड दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर इन मेनी प्लेसेस। तो बिसाइड दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल आर ग्रोन, इसके अलावा जो और भी दालें हैं और वेजिटेबल्स हैं वो ग्रो किए जाते हैं समर में। ठीक है, बहुत सारी जगहों पे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टॉपिक 1.2 बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। तो क्रॉप प्रोडक्शन के और क्या क्या तरीके होते हैं? तो बूझो क्या सोच रहा है? वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर। वो सोच रहा है कि जो पैडी है वो सर्दियों में क्यों नहीं उगाया जाता है। तो
तो ये क्या कहते हैं, पहेली इनका नाम है। पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, क्योंकि पैडी को ग्रो करने के लिए पैडी को, यहाँ पे पैडी जो टर्म यूज़ किया गया वो राइस के लिए यूज़ किया गया। राइस के जो प्लांट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पैडी कहते हैं। तो और जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसमें से जो बीज मतलब जो सीड जो हमें ईल्ड होता है उसे हम राइस कहते हैं, नहीं तो वो जो प्लांट फॉर्म में होता है तब उसे हम पैडी कहते हैं। पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, पैडी जो है उसको बहुत पानी चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन, इसीलिए जो है इसे रेनी सीजन में उगाया जाता है। और आपको पता है कि हमारे देश में कितना राइस का प्रोडक्शन कितना ज़्यादा होता है, उस हिसाब से जो है हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है। लगभग 1 kg राइस को उगाने के लिए आई थिंक 4,000 लीटर वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस लार्ज स्केल पे हम पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं पैडी को उगाने के लिए, जो कि बिल्कुल इस्तेमाल हम करने वाले टूल्स का इस्तेमाल हम करने वाले हैं। तो पहला यहाँ है ट्रेडिशनल टूल्स, पहले के टाइम पे कौन से टूल्स का इस्तेमाल किया जाता था। तो हम देख लेते हैं आगे ट्रेडिशनल टूल्स। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर शोइंग द सीड इज शेप्ड लाइक फनल, जो ट्रेडिशनली जो सीड शोइंग करने के लिए इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता था, टूल्स का इस्तेमाल किया जाता था, वो फनल के शेप में होता था। आप डायग्राम में नीचे देख सकते हैं 1.2a में, द सीड आर फिल्ड इनटू द फनल, इस फनल में जो सीड को फिल कर दिया जाता था और उसको पास्ट किया जाता था नीचे थ्रू द 2 और 3 पाइप होता था उसमें शार्प एंड का। दीज एंड्स पियर्स द सॉइल, और ये जो एंड्स थे पाइप के वो उसको सॉइल में अंदर चले जाते थे थोड़ा, और वहाँ पे उस सीड को प्लेस कर देते थे। इस तरह से ट्रेडिशनल मेथड को आप देख सकते हैं इसमें, इस डायग्राम में दिया हुआ। नेक्स्ट है यहाँ पे सीड ड्रिल। सीड ड्रिल में देखिए एक मशीन है जो कि ट्रैक्टर की मदद से हम शोइंग करते हैं, जहाँ पे ऊपर एक ट्रे जैसा शेप में है, उसमें हम सीड को डाल देते हैं, और ये नाउअडेज द सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर शोइंग। आज के ज़माने में मतलब नाउअडेज आज के टाइम पीरियड में हम इस तरह का सीड ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं शोइंग करने के लिए, और जो कि ट्रैक्टर की मदद से चलता है। ये दिस शोज द सीड यूनिफॉर्मली, और ये बराबर इक्वल एकदम यूनिफॉर्म तरीके से जो है इक्वल डिस्टेंस पे और इक्वल डेप्थ पे सीड्स को लगाता है। इट इंश्योर दैट, और उसके बाद सीड को कवर भी कर देता है ताकि ये जो सीड है ताकि इनको जो है बर्ड्स ना खा पाए। शोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव द टाइम एंड लेबर, अगर हम सीड ड्रिल से शोइंग करते हैं तो ये हमारा टाइम और लेबर को भी बचाता है। देर इज़ अ बुजो क्या कह रहे हैं, देर इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल, स्कूल के पास ही एक नर्सरी है। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट वर केप्ट इन अ स्मॉल बैग्स, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, जो छोटे छोटे सैपलिंग्स होते हैं उनको प्लास्टिक के बैग में या फिर किसी भी बैग में रखा जाता है। वाई आर दे केप्ट लाइक दिस, तो इनको क्यों इस तरह से रखा जाता है। पहली क्या कहती है, सीड्स ऑफ द फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरी, यानी ये कहती है कि जो पैडी यानी जब चावल उगाए जाते हैं तब जो पैडी का जो सैपलिंग्स होता है उसको पहले छोटे लेवल पे नर्सरी में उगाया जाता है। उसके बाद उनके सीडलिंग को फिर से फील्ड में उसको मैनुअली ट्रांसप्लांट किया जाता है, दोबारा से बोया जाता है। सम फॉरेस्ट प्लांट एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन द नर्सरी, और इसी तरह से और भी जो छोटे फ्लावर के पौधे होते हैं या फिर कोई ट्रीज होता है, फ्रूट के ट्रीज होते हैं, उनको नर्सरी में ग्रो किया जाता है। appropriate distance between the seed is necessary to avoid overcrowding of the plant, और मतलब कि सीड के बीच में बिल्कुल अच्छे से एक अप्रोप्रिएट सही डिस्टेंस होना चाहिए ताकि उसमें ओवर क्राउडिंग ना हो। अगर ओवर क्राउडिंग होगा तो जो ग्रोथ है और जो ईल्ड है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी, क्योंकि उनका न्यूट्रिशन जो है पूरा नहीं हो पाएगा। दिस अलाउ टू गेट, अगर हम यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे शोइंग करते हैं तो उनको सफिशेंट लाइट मिलता है, न्यूट्रिएंट मिलता है, वाटर मिलता है सॉइल में। एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स मे हैव टू बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग, ठीक है। अगर ओवर क्राउडिंग कहीं पे हो गई तो हम उसको वहाँ से कुछ प्लांट्स को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है 1.5 एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, मैन्योर और फर्टिलाइजर को ऐड करना। द सबस्टांस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ऐसे सबस्टांस जो कि सॉइल में ऐड किए जाते हैं न्यूट्रिशन अच्छे हेल्थ के लिए, अच्छे ग्रोथ के लिए प्लांट के, तो उसे हम मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर कहते हैं। आई एम अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग, आई शो अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन द फार्म, मैंने देखा है कि कैसे एक हेल्दी प्लांट जो है फार्म में ग्रो करता है।
इन नेबरिंग फार्म, बगल के फार्म में क्या है, द प्लांट वर वीक, लेकिन बगल के फार्म में क्या है, प्लांट्स जो है वीक हैं। वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर, तो कुछ प्लांट जो है अच्छा कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे दूसरों से हेल्थ दूसरे प्लांट से हेल्दी हो सकते हैं। जो सॉइल है वो क्या प्रोवाइड करवाता है प्लांट को, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, मिनरल्स प्रोवाइड कराता है। दीज न्यूट्रिएंट आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, और ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ एरिया में फार्मर जो है क्रॉप को ग्रो करते हैं, ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। कुछ फील्ड में जो है फार्मर क्या करते हैं, एक के बाद एक ही फील्ड में जो है एकदम लगातार फार्मिंग करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, द फार्मर नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो, यानी वो कभी भी उस फील्ड को खाली नहीं छोड़ते हैं, अनकल्टिवेटेड नहीं छोड़ते हैं। इमेजिन, आप सोचिए कि ऐसा करने से क्या होगा। कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, जब हम कंटिन्यू उसमें क्रॉपिंग करते रहते हैं तो उसमें जो सॉइल में न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है वो कम हो जाता है। इसीलिए जो फार्मर है उनको ऐड करना पड़ता है मैन्योर, फील्ड में जो है मैन्योर ऐड करते हैं, ताकि उसमें फिर से जो सॉइल है वो फिर से मिनरल्स को रीगेन कर सके और रिप्लेनिश हो सके सॉइल न्यूट्रिएंट से। ये इस प्रोसेस को मैन्योरिंग कहते हैं, जिसमें कि मैन्योर ऐड किया जाता है सॉइल में, और प्रॉपर इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट। अगर हम सही तरीके से मैन्योरिंग नहीं करते हैं तो उससे हमारे प्लांट जो है वीक ग्रो करते हैं। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सबस्टांस, मैन्योर जो है एक ऑर्गेनिक सबस्टांस है, यानी वो इजीली डिकम्पोजिबल है, डिकम्पोज से बनाया जाता है फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ द प्लांट, जिसमें कि एनिमल वेस्ट या फिर प्लांट वेस्ट का डिकम्पोजिशन से बना होता है मैन्योर। फार्मर डंप प्लांट एंड एनिमल्स वेस्ट इन द पिट, फार्मर कैसे मैन्योर को बनाते हैं, एक गड्ढे में वो अपना प्लांट्स जो भी है और एनिमल वेस्ट है उसको डंप करते जाते हैं हम इन द एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज, और फिर उसको डिकम्पोज होने देते हैं। द डिकम्पोजिशन इज कॉज बाय सम माइक्रो, जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाता है। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर, और जो ये डिकम्पोज, जब ये डिकम्पोज हो जाता है तो इसी को हम मैन्योर के तौर पे यूज़ करते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वर्मी कंपोस्ट इन क्लास 6, आपने क्लास 6 में वर्मी कंपोस्ट के बारे में पढ़ा होगा। एक्टिविटी 1.2, टेक मूंग मूंग और ग्राम सीड एंड जर्मिनेट देम, कुछ मूंग और ग्राम सीड लेना है जिसको कि आपको जर्मिनेट करना है। सेलेक्ट 3 इक्वल सीडलिंग, हम सेम साइज के सीडलिंग को सेलेक्ट करना है। टेक 3 एम्प्टी, 3 अलग अलग ग्लासेस लेना है या फिर वैसल लेना है। मार्क देम ABC, मार्क कर दीजिए। एक में थोड़ा सा अमाउंट मिक्सचर सॉइल का विद लिटिल काउ डंग के साथ आपको रखना है। बी में क्या पुट करना है, सेम सेम सॉइल का सेम अमाउंट होना है और उसमें थोड़ा सा यूरिया डालना है। टेक सम अमाउंट ऑफ द सॉइल, और सी में भी आपको क्या करना है, लेकिन उसमें सॉइल लेना है, लेकिन आपको उसमें कुछ भी मैन्योर या फर्टिलाइजर ऐड नहीं करना। फिर तीनों में आपको पानी डालना है, सेम अमाउंट इन ईच ग्लास, एंड प्लांट सीडलिंग इन देम, कीप देम इन अ सेफ प्लेस, आपको सेफ प्लेस पे उसको रखना है, उसको वाटर करना है डेली। आफ्टर 7 और 10 डेज, 7 से लेकर 10 दिन के बीच में आप उनकी ग्रोथ को ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पे देखिए कि प्रिपरेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट बच्चे कर रहे हैं ऊपर, और बी में दिखाया गया कि ग्रोथ कैसी हुई है। तो ए में जिसमें कि हमने मैन्योर डाला था उसमें थोड़ी कम ग्रोथ हुई है, बी में जिसमें हमने यूरिया डाला था उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है, और सी में जिसमें हमने कुछ भी नहीं डाला था उस प्लांट की ग्रोथ अभी स्लो है बहुत काफ़ी। डिड प्लांट इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस, क्या मतलब तीनों ग्लासेस में जो प्लांट है वो सेम स्पीड से ग्रो कर रहे हैं, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि नहीं। विच ग्लास सो, और इसमें पूछा गया कि कौन सा बेटर ग्रो कर रहा है, तो जो बी में है वो ज़्यादा बेटर ग्रो कर रहा है। विच प्लांट विच प्लांट इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टर, फास्टेस्ट सबसे किस में है, तो बेटर मतलब उससे, तो बेटर मतलब जो जिसमें हमने मैन्योर ऐड किया है वो बेटर ग्रो कर रहा है, लेकिन फास्टेस्ट किस में ग्रो कर रहा है, तो फास्टेस्ट सबसे ज़्यादा जिसमें हमने ऐड किया है यूरिया को वो। फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, यानी जो फर्टिलाइजर या फर्टिलाइजर ऐसे केमिकल होते हैं जो कि कुछ न्यूट्रिएंट्स, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं। हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, और वो मैन्योर से कैसे अलग है। फर्टिलाइजर जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं फैक्ट्रीज में, जैसे कि कुछ एग्जांपल है फर्टिलाइजर का, यूरिया, अमोनियम सल्फेट और सुपर फॉस्फेट, पोटाश, NPK यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। These are used, the use of fertilizer
हैज़ हेल्प द फार्मर टू गेट बेटर यील्ड। और ये जो फर्टिलाइज़र का यूज़ जब फार्मर करते हैं तो उनको अच्छी क्रॉपिंग मिलती है, यील्ड ज़्यादा मिलता है, जिससे कि वीट, पैडी और मेज़ में इस्तेमाल किया जाता है इनका। बट एक्सेसिव, जब हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ कर लेते हैं तो वो सॉइल को लेस फर्टाइल कर देता है। फर्टिलाइज़र्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। और फर्टिलाइज़र्स की वजह से क्या हो रहा है, वाटर पोल्यूशन भी हो रहा है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए हमें फर्टिलाइज़र का सब्स्टिट्यूट ढूंढना होगा जो कि ऑर्गेनिक हो, जो कि ऑर्गेनिक मैन्योर हो सकता है। और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड, या फिर हमें क्या करना है कि फील्ड को थोड़ी समय के लिए उसको, अगर दो क्रॉपिंग के बीच का समय जो होता है उसमें हमें उसको अनकल्टिवेटेड छोड़ देना चाहिए, कुछ समय के लिए खाली छोड़ देना चाहिए। द यूज़ ऑफ द मैन्योर इम्प्रूव द सॉइल टेक्सचर। और जब हम मैन्योर का इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता है, सॉइल का टेक्सचर भी इम्प्रूव होता है, एज वेल एज वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी उसकी, यानी वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी भी बढ़ती है। ये जो है सॉइल को रिप्लेनिश करता है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स के साथ, यानी उसमें फिर से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो जाते हैं। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट इज थ्रू द क्रॉप रोटेशन। और दूसरा मेथड जिससे कि हम रिप्लेनिश कर सकते हैं सॉइल को, किससे किससे कर सकते हैं, वो हम क्रॉप रोटेशन के थ्रू कर सकते हैं। यानी हमें अलग अलग टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्रॉपिंग करनी होगी या फिर कल्टीवेशन करना होगा। दस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटली। यानी हमें जैसे कि मान लो एक बार वीट हमने ग्रो किया तो नेक्स्ट टाइम हम कुछ वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं, तीसरी बार हम फिर से वीट कर सकते हैं, फिर हम पल्सेस ग्रो करते हैं बीच में। तो दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। अर्लियर फार्मर इन द नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया में फार्मर जो थे पहले, वो क्या करते थे, लेग्यूम्स ग्रो करते थे एज अ फूडर, यानी जानवरों के चारा के लिए वो लेग्यूम्स का इस्तेमाल ग्रो करते थे एक सीजन में, जो कि वीट, और नेक्स्ट सीजन में वो वीट को ग्रो करते थे। तो ये हेल्प करता था सॉइल को रिप्लेनिश करने में, नाइट्रोजन की मात्रा सॉइल में बढ़ा देता था। फार्मर आर बीइंग इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। फार्मर आर बीइंग एनकरेज, फार्मर को मतलब इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट करने के लिए एनकरेज करना चाहिए। इन द प्रीवियस क्लासेस, पहले की क्लासेस में आपने राइजोबियम के बारे में पढ़ा था, जो कि एक बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करता है। एंड दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ द रूट ऑफ द लेग्यूमिनियस प्लांट। जो लेग्यूमिनियस प्लांट होते हैं उसके रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, क्योंकि प्लांट जो है डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं ले सकता है, इसीलिए वो सॉइल से नाइट्रोजन लेता है, जो कि राइजोबियम के द्वारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल दिया गया है, 1 पॉइंट, ये एग्जाम में आपके अगर स्कूल लेवल का एग्जाम है तो उसमें पूछा ही जाता है ये। तो डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, यहाँ से आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। पहले हम फर्टिलाइजर के बारे में जानते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है कि फर्टिलाइजर जो है मैनमेड होता है और इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, लेकिन मैन्योर क्या है, एक नेचुरल सबस्टांस होता है। और ये डिकम्पोजिशन जो कैटल डंग या फिर एनिमल या प्लांट का जो रेसिड्यू होता है उसके डिकम्पोजिशन के बाद हमें मिलता है। फर्टिलाइजर है जो फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है, एंड लेकिन मैन्योर जो है फील्ड में प्रिपेयर किया जाता है। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, कोई ह्यूमस ऐड नहीं करता है सॉइल में, लेकिन जो मैन्योर है वो लार्ज अमाउंट ऑफ, बहुत सारा ह्यूमस प्रोवाइड करवाता है सॉइल को। फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट, लाइक ये बहुत ज़्यादा रिच होता है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है फर्टिलाइजर में। मैन्योर इसमें थोड़ी सी उससे रिलेटिवली अगर दोनों को कंपेयर करें तो इसमें कम होती है मैन्योर में, रिच इन द प्लांट न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो टेबल 1.1 को आपको लर्न करना है। गिव्स द डिफरेंस, ये डिफरेंस बताता है कि एक फर्टिलाइजर और मैन्योर में क्या डिफरेंस है। अब हमें मैन्योर यूज़ करने के एडवांटेजेस हैं, फ़ायदे हैं मैन्योर यूज़ करने का। तो ये भी पूछा जाता है कि क्या एडवांटेजेस है मैन्योर यूज़ करने का, तो आप इसे देख लीजिए। ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसीडर्ड बेटर दैन फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक जो मैन्योर होता है उसको अच्छा समझा जाता है, बेटर समझा जाता है, बेहतर समझा जाता है फर्टिलाइजर से। क्यों क्यों समझा जाता है? क्योंकि ये जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है सॉइल की उसको बढ़ाता है। क्योंकि अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगा सॉइल का, तो सॉइल के लिए अच्छा होगा। इट मेक द सॉइल पोरस, पोरस बनाएगा सॉइल को। जो मैन्योर होता है वो सॉइल को पोरस बनाता है, जिससे कि गैस का एक्सचेंज बहुत ही इजीली हो जाता है। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। अब जब पानी मिलता है तो वहाँ पे माइक्रोब्स भी ग्रो करना शुरू करते हैं, जो कि और ये सॉइल के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं।
1.6 इरिगेशन। ऑल द लिविंग बीइंग नीड वाटर टू लिव। सारे जितने भी हैं धरती पे, पृथ्वी पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है, सबको क्या चाहिए? पानी चाहिए सर्वाइवल के लिए। वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वाटर का इस्तेमाल, वाटर क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि प्लांट का जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो सकते, डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। वाटर इज अब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट, और हमें पता है कि प्लांट कैसे वाटर लेते हैं? थ्रू देयर रूट्स। अलॉन्ग विद वाटर, वाटर के साथ साथ वो मिनरल्स भी अब्जॉर्ब करते हैं और फर्टिलाइजर भी अब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट्स कंटेन 90% ऑफ वाटर। और प्लांट में कितना, हाँ, पानी कंटेन होता है? 90% प्लांट में जो है वो पानी होता है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ द सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर एन ड्राई कंडीशन। अगर कहीं पे ड्राई कंडीशन होगा, बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ, तो वहाँ पे प्लांट ग्रो नहीं कर सकता है। प्लांट ग्रो करने के लिए हमें पानी चाहिए। न्यूट्रिएंट डिजॉल्व इन द वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू द ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। और जो भी न्यूट्रिएंट प्लांट, जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं वाटर में डिजॉल्व होते हैं, वो सारे प्लांट को ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं बाय द वेसल विच इज नोन एज जाइलम। ठीक है। जो वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। यानी अगर फ्रॉस्ट हो, यानी वो फ्रॉस्ट की कंडीशन हो जाए या फिर हॉट एयर करंट्स आ जाए, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगे, तब इन केस में भी वाटर जो है उनको बचाता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, फील्ड हैव टू बी वाटर रेगुलरली। अगर हमें क्रॉप को हेल्दी रखना है तो हमें फील्ड को रेगुलरली क्या करना होगा? वाटर देना होगा, वाटर प्रोवाइड करवाना होगा। और यही जो प्रोसेस है वाटर, क्रॉप को वाटर प्रोवाइड सप्लाई करने का रेगुलर इंटरवल पे, इसे हम कहते हैं इरिगेशन। तो इरिगेशन का डेफिनेशन यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, कि द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। और इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पानी डाल दें आप। तो आप देखिए छोटे गमले में भी अगर ज़्यादा पानी आप ओवर वाटरिंग कर देते हैं तो क्या होता है? जड़ बिल्कुल भी खराब, बिल्कुल डिकम्पोज हो जाता है अंदर से और प्लांट सूख जाता है। तो आपको ज़्यादा भी नहीं, इसीलिए तो कहा गया यहाँ पे रेगुलर इंटरवल पे आपको डालना है। जब देखिए कि मिट्टी सूख गई है। द टाइम एंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ द इरिगेशन वेरीज क्रॉप टू क्रॉप। और ये भी डिपेंड करता है कि किस तरह का, कौन सा क्रॉपिंग कर रहे हैं आप, क्या उगा रहे हैं आप, उस पर भी डिपेंड करता है कि उनकी वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी है। उसी के हिसाब से आपको इरिगेशन करना होता है। और ये सॉइल पे भी डिपेंड करता है और सीज़न पे भी डिपेंड करता है। समर सीज़न में जो है वाटरिंग की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि पानी जल्दी इवापोरेट हो जाता है। वाई इट इज़ गुड ड्यू टू द इंक्रीज इन द रेट ऑफ इवापोरेशन, बढ़ जाता है इसलिए सॉइल जल्दी सूख जाता है। तो इसीलिए हमें समर सीजन में फ्रीक्वेंसी जो है वाटरिंग की बढ़ानी होती है। आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट। अब वो जो समझ गया कि मैं इस साल बिल्कुल केयरफुल रहूँगा कि किस तरह से वाटर को प्लांट करना है समर में, समर में कैसे वाटरिंग करनी है प्लांट को, ताकि मेरा जो प्लांट है वो सूखे ना और डाई डाई ना कर जाए। नेक्स्ट देखते हैं हम सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। कहाँ कहाँ से हम इरिगेशन कर सकते हैं, सोर्सेज क्या हैं? तो जो सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आ, कहाँ से हम करते हैं? सोर्सेज क्या है वाटर का इरिगेशन करने के लिए? जैसे कुआं का इस्तेमाल करते हैं, ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल करते हैं, पॉन्ड्स का, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स का इस्तेमाल करते हैं हम वाटरिंग के लिए। अब यहाँ पे देखिए एक इरिगेशन का ही मेथड है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ट्रेडिशनल मेथड, पहले के समय से कौन कौन से जो ट्रेडिशनल मेथड, पुराने समय से हमारा जो इरिगेशन का मेथड है वो क्या यूज़ किया जाता था? द वाटर अवेलेबल इन द वेल्स, लेक्स एंड कैनल्स आर लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड इन द डिफरेंट रीजन। यानी कुएं से पानी निकालना पड़ता था, लेक से पानी बाहर लाना पड़ता था। तो किस तरह अलग अलग रीजन में जो है अलग अलग तरह का मेथड यूज़ किया जाता था। कैटल और ह्यूमन लेबर्स इज यूज्ड इन दिस मेथड। और इसमें क्या, या तो किसी एनिमल का इस्तेमाल किया, कैटल का इस्तेमाल किया जाता था, या फिर ह्यूमन का, लेबर का इस्तेमाल किया जाता था। सो दीज मेथड्स आर चीपर। ये मेथड क्या थे? सस्ते तो थे लेकिन लेस एफिशिएंट थे, इतने कारगर नहीं थे। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज क्या कहा? मोट या फिर पुली सिस्टम, दूसरा है चेन पंप, तीसरा है हमारा ढेकली एंड चौथा है रहट या फिर लीवर सिस्टम। पंप आर कॉमनली यूज्ड इन लिफ्टिंग वाटर। पंप का इस्तेमाल जो है पानी को ऊपर लाने में किया जाता था, डीजल, बायोगैस और इलेक्ट्रिसिटी या सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके ये पंप को चलाया जाता था। अब हम यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे अलग अलग इरिगेशन सिस्टम का जो है हमारा रहट का देखिए कि कैसे यहाँ पे बुल के द्वारा वो रोटेट किया जा रहा है। और ये पानी, ये जो व्हील जैसा स्ट्रक्चर है वो रोटेट करेगा, जैसे जैसे ये बुल रोटेट करेगा इसके चारों तरफ।
ठीक है। तो यहाँ पे ढेकली सिस्टम को दिखाया गया है, देखिए यहाँ पे कैसे अटैच किया गया है एक पुली के जैसे। फिर है ये चेन सिस्टम, इस तरह से आप इमेज को देख सकते हैं बुक में। नेक्स्ट है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। आधुनिक क्या तरीके हैं इरिगेशन करने का। तो मॉडर्न मॉडर्न मेथड ऑफ द इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली, यानी हम बहुत, क्योंकि आज की डेट में क्या हुआ कि पानी की जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका लेवल कम हो गया है। तो हम बहुत ही सोच समझ के पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे हम ऐसा इरिगेशन मेथड का यूज़ करते हैं जिससे कि हम पानी को वेस्ट ना करें। ठीक है, तो इस तरह इसीलिए हम मॉडर्न मेथड पे स्विच कर चुके हैं। तो पहला इसमें आता है स्प्रिंकलर मेथड। तो इसमें क्या होता है कि दिस सिस्टम इज़ मोर यूज़फुल ऑन द अनइवन, जहाँ पे ऊबड़-खाबड़ ज़मीन है, ऊपर-नीचे है, लैंड हिल एरिया है, वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं स्प्रिंकलर वाटर मेथड का, स्प्रिंकलर सिस्टम का, जिसमें कि और सफिशिएंट वाटर सिस्टम इज़ मोर यूज़फुल ऑन द अनइवन लैंड एंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। द परपेंडिकुलर पाइप्स, जो परपेंडिकुलर पाइप्स लगे होते हैं उसके उसके नोजल जो होते हैं टॉप पे, और उसमें नोजल्स अटैच होते हैं टॉप पे। तो वो क्या होता है, रोटेट नोजल जो है वो रोटेट करते हैं और जॉइंट टू द मेन पाइप से जॉइन होते हैं एट रेगुलर, थोड़ी थोड़ी दूरी पे नोजल्स अटैच होते हैं। वेर वाटर इज अलाउड टू, जब उसमें से पानी पास किया जाता है मेन पाइप के थ्रू, तो अंडर प्रेशर दीज हेल्प ऑफ अ पंप, विद द हेल्प ऑफ पंप के द्वारा इट escape फ्रॉम द रोटेटिंग, और ये कहाँ से निकलता है, रोटेटिंग नोजल के द्वारा बाहर आता है। इससे स्प्रिंकल वाटर जो है क्रॉप के ऊपर स्प्रिंकल होता है, जैसे कि जैसे बारिश होती है। स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूज़फुल फॉर लॉन्स, लॉन्स के लिए अच्छा है, कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए अच्छा होता है, और सेवरल अदर क्रॉप्स के लिए भी अच्छा होता है। ये देखिए आप देख सकते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम को, इस तरह से पाइप्स अटैच होते हैं। फिर ये दूसरा ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, और यहाँ पे देखिए जो स्प्रिंकलर सिस्टम है वो टी गार्डन्स में भी इस्तेमाल किया जाता है, पानी को स्प्रिंकल किया जाता है ऊपर से। नेक्स्ट मेथड है हमारा ड्रिप सिस्टम, एंड इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप, जो पानी है वो धीरे बूंद बूंद गिरता है डायरेक्टली टू द बिल्कुल जो पौधे के रूट के पास। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, इसीलिए इसको कहा जाता है ड्रिप सिस्टम, क्योंकि जो पानी है ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली रूट के पास आके मिलता है उनको। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटर फ्रूट प्लांट्स, ये जो है ये तरीका जो बिल्कुल बेस्ट है किसके लिए, गार्डन्स के लिए, फ्रूट के प्लांट के लिए, ट्रीज के लिए। वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल, और इसमें है सबसे ज़्यादा पानी की जो बचत होती है बिल्कुल इसी मेथड से होती है, वो है हमारा ड्रिप सिस्टम, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल एंड इट इज़ अ बून इन द रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर, और ये उन क्षेत्रों के लिए एक वरदान की तरह है जहाँ पे पानी की जो है पानी की अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, ख़राब है, ड्राई एरिया है वो। तो आप यहाँ पे डायग्राम में इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ड्रिप सिस्टम के बारे में कैसे ये दिखाया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। हम वीड से अनवांटेड प्लांट जो है उग जाते हैं क्रॉप के साथ, उसे उससे हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने क्रॉप को। बोझो एंड पहले वेंट टू नियर बाय वीट फील्ड, वो पास के वीट फील्ड में जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे वीट फील्ड में वीट प्लांट के साथ और भी बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो ग्रो कर गए हैं। हैव दीज अदर प्लांट्स हैज़ बीन प्लांटेड पर्पसली, वो सोचते हैं कि क्या इनको प्लांट किया गया है। इन द फील्ड मेनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट मे ग्रो नेचुरली, बहुत फील्ड में जो है बहुत सारे अनडिजायरेबल प्लांट भी ग्रो कर जाते हैं जो हमें नहीं चाहिए होते हैं। ये जो अनडिजायरेबल प्लांट है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वीड कहते हैं। द रिमूवल ऑफ द वीड इज कॉल्ड वीडिंग, और जब हम इस वीड को रिमूव कर देते हैं तो इस प्रोसेस को हम वीडिंग कहते हैं। वीडिंग जो है बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होता है सिंस वीड कंप्लीट विद द, और क्योंकि वीड जो है ये क्रॉप के साथ क्रॉप प्लांट के साथ compete करते हैं, और वो भी बहुत ही अगर हम न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाते हैं, फर्टिलाइज़र देते हैं तो ये यूज़ कर लेते हैं उसको, वाटर यूज़ करते हैं जिससे कि मेन प्लांट को जो है उतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट और वाटर नहीं मिल पाता है। सम वीड इंटरफेयर इवन इन द हार्वेस्टिंग, और हार्वेस्टिंग करते समय भी हमें प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसमें से कुछ जो घास फूस होंगे वो पॉइजनस होंगे एनिमल्स के लिए और ह्यूमन के लिए। अगर वो क्रॉप के साथ हार्वेस्ट हो गए और वो क्रॉप के साथ मिक्स हो गए तो इससे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है।
फार्मर अडॉप्ट मेनी वेज, फार्मर जो है बहुत सारे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं वीड्स को निकालने के लिए और उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए। तो उसमें से एक मेथड है टिलिंग का, जो बिफोर शोइंग ऑफ द क्रॉप, क्रॉप के बुआई करने से पहले टिलिंग किया जाता है, जिससे कि जो अनवांटेड प्लांट होते हैं उनकी जड़ें निकल जाती हैं और वो वीड खत्म हो जाते हैं, विच में देन ड्राई अप। तो वीड क्या होते हैं, वीडिंग कर देते हैं, वो जड़ें निकल जाती हैं और इस तरह से वो सॉइल में ही मिक्स होके एक फिर से वो क्या प्रोवाइड करवाएंगे, वो एक मैन्योर का काम करेंगे फिर वहाँ पे। द बेस्ट टाइम टू रिमूव ऑल ऑफ द वीट इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड द सीड। और मतलब जो सही समय होता है वीडिंग करने का, वो क्या होता है, जब जो क्रॉप हमने उसमें फ्लावर्स और सीड आना शुरू होता है। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड, जैसे कि अगर हम मैनुअली अगर वीडिंग करते हैं तो उसमें क्या फिजिकली उसमें रिमूव करना पड़ता है, वीड को उखाड़ना पड़ता है और कट करना पड़ता है उनको टाइम टू टाइम। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी की मदद से हम वीडिंग करते हैं। सीड ड्रिल, एक ऑल्सो यूज, सीड ड्रिल भी जो है अप्रूव वीड को उखाड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वीड आर ऑल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग, या फिर हम एक केमिकल का स्प्रे करते हैं वीडीसाइड का, जैसे लाइक 2,4-D। दीज आर द स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड, और इसका स्प्रे फील्ड में किया जाता है ताकि जो अनवांटेड घास फूस है वो खत्म हो जाए। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप, और ताकि वो जो हमारा क्रॉप है उसको किसी तरह से नुकसान ना पहुंचाए। द वीडीसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर, वीडीसाइड को हम पानी में डाइल्यूट कर देते हैं टू द एक्सटेंट रिक्वायर, जिस जैसा हमें चाहिए, एंड स्प्रे, उसके बाद हम उसको फील्ड में स्प्रे कर देते हैं। यहाँ पे देखिए स्प्रे कर रहे हैं वीडीसाइड को। डू वीडीसाइड हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडीसाइड स्प्रेयर। अब यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, जो पर्सन स्प्रे कर रहा है वीडीसाइड को, उसने अपने माउथ को कपड़े से बांध रखा है। As already mentioned, the weedicide are spraying during the vegetative growth of the weeds before flowering and the seed formation. Spraying of the weedicide may affect the, जो अगर हम weedicide जब इफेक्ट स्प्रे कर रहे हैं तो वो हमारे फार्मर की हेल्थ को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए जब हम केमिकल का स्प्रे करते हैं तो हमें केयरफुल रहना पड़ता है। हमें अपने नोज़ और माउथ को कवर कर लेना चाहिए, कपड़े किसी कपड़े से क्लोज कवर कर लेना चाहिए। ठीक है। हार्वेस्टिंग, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हार्वेस्टिंग का। टॉपिक 1.8 हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग जो है क्रॉप का, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क हो जाता है, जिसमें कि क्या किया जाता है, क्रॉप जो हमारा रेडी हो चुका है उसको कट किया जाएगा जब वो मैच्योर हो जाता है तब। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन दी हुई हार्वेस्टिंग की, द कटिंग ऑफ द क्रॉप आफ्टर इट मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, एंड इन हार्वेस्टिंग क्रॉप आर पुल्ड आउट और कट। हम क्या करते हैं, या तो हम उसको उखाड़ लेते हैं या फिर हम कट कर देते हैं उसको जड़ नीचे। क्रॉप आर पुल्ड आउट या फिर कट क्लोज टू द ग्राउंड, हम बिल्कुल ज़मीन से लगा के उसको कट कर लेते। इट इज़ यूजुअली टेक 3 to 4 month फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर, और किसी न किसी सीरियल क्रॉप को मैच्योर होने में 3 से 4 महीने का समय लगता है। हार्वेस्टिंग इन अवर कंट्री इज इधर डन मैनुअली, मैनुअली किया जाता है सीकल की हेल्प से, देखिए सीकल यहाँ पे दिख रहा है, और बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर, या फिर एक मशीन जिसका नाम है हार्वेस्टर, उसकी मदद से किया जाता है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेटेड। अब जो हमने हार्वेस्ट कर लिया है क्रॉप को, उसमें से ग्रेन को अलग करना है स्टार्च से। तो स्टार्च से अलग करने के लिए हम फ्रॉम द सेपरेटेड फ्रॉम द chaff and calf, the process is called threshing, और स्टार्च से अलग करने का जो प्रोसेस होता है ग्रेन्स को, उसे हम थ्रेशिंग कहते हैं। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड, और इसे एक मशीन जिसका नाम है कंबाइन मशीन, इसकी मदद से किया जाता है। इज फैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल अ थ्रेशर, और थ्रेशर का इस्तेमाल इसमें क्या है, इसमें एक हार्वेस्टर भी है और ऊपर से थ्रेशर भी है। तो इसमें क्या है कि दो ग्रेन जो है अलग भी किया जाता है। आफ्टर हार्वेस्टिंग सम स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड, और जो हार्वेस्टिंग करने के बाद जो जो प्लांट का को जो नीचे का जो लोअर पार्ट है वो कुछ रह जाता है, तो वहाँ पे क्या फार्मर वहाँ पे उसको जला देते हैं। पहली इज वरीड, शी नोज दैट इफ कॉज इट, पहली जो है इसके लिए बहुत ही वरीड है, वो कहती है कि इससे तो एयर पोल्यूशन होगा। इट में ऑल्सो कैचेस फायर एंड डैमेज द क्रॉप लेइंग इन द फील्ड, और इससे जो क्रॉप आसपास के फील्ड में या फिर उसी फील्ड में अगर कोई क्रॉप रखा हुआ है हार्वेस्टिंग के बाद, तो वो जल सकता है।
Farmer with a small holding of the land do the separation of the grain and calf by winnowing. Winnowing की प्रोसेस से ग्रेन को और उसके उस अलग किया जाता है. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 6. आपने विनोइंग का प्रोसेस जो है आपने पहले 6 क्लास में पढ़ा था, प्रीवियस क्लास में. हार्वेस्टिंग. अब यहाँ पे देखिए हमारी इतनी डाइवर्स कंट्री है कि यहाँ पे जो हार्वेस्टिंग का हमारा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है अलग अलग कंट्री, अलग अलग पार्ट ऑफ द कंट्री में अलग अलग नाम से. आफ्टर 3 और 4 मंथ ऑफ हार्ड वर्क, जब हम 3-4 महीने लग के मेहनत करते हैं, क्रॉप को ग्रो करते हैं, तो उसके बाद सेलिब्रेशन, उसके बाद हार्वेस्ट करने का टाइम आता है जो कि एक सेलिब्रेशन का टाइम होता है. The sight of the golden field of standing crop laden with the grains fills the heart of the farmer with joy and sense of well-being. यानी जब इतनी मेहनत करते हैं, वो रात दिन एक कर देते हैं क्रॉप को ग्रो करने के लिए, और जब वो क्रॉप क्या हार्वेस्टिंग का टाइम आता है तो सुनहरे खेत को देख के किसान के मन क्या हो जाता है, खुशी से भर जाते हैं वो, और उनको बहुत ही अच्छा फील होता है. द एफर्ट ऑफ द पास्ट सीजन, जो उन्होंने पिछले सीजन में इतनी मेहनत की थी, अब उसका फल खाने का टाइम आ गया है. तो इस चीज़ को अब उनका ये टाइम है रिलैक्स करने का, इंजॉय करने का थोड़ा. तो इस पीरियड में जो है हार्वेस्टिंग फेस्टिवल मनाया जाता है. इसीलिए इनको हम बहुत खुशी का टाइम होता है, बहुत ही खुशी, अलग अलग पार्ट्स में इसको सेलिब्रेट किया जाता है. मेन और वुमेन दोनों ही सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि दोनों ही लग के मेहनत करते हैं. इसमें बहुत ही उत्साह से ये फेस्टिवल मनाया जाता है. स्पेशल फेस्टिवल है एसोसिएटेड है हार्वेस्ट सीजन से, जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवान्य एंड बिहू. ठीक है, तो ये सारे जो हैं हमारे हार्वेस्टिंग फेस्टिवल के नाम आ गए. अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक 1.9 स्टोरेज. अब हमने जो क्रॉप ग्रो कर लिया है, हार्वेस्ट कर लिया, ग्रेन तैयार, सीरियल तैयार हो गया, तो अब उसको हम स्टोर कैसे करेंगे. स्टोरेज ऑफ द प्रोड्यूस इज ऑल एन इम्पॉर्टेंट टास्क. अब उगाना ही इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको अच्छे से स्टोर करके रखना. इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन आर टू बी केप्ट फ्रॉम इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, अगर हम इसे लंबे समय के लिए रखना है तो दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर. तो उसको मॉइस्चर से बचाना होगा, इंसेक्ट से बचाना होगा, रैट से बचाना होगा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाना होगा. हार्वेस्टेड ग्रेन हैव मॉइस्चर. जो हमने हार्वेस्ट किया है ग्रेन को, उसमें कुछ ना कुछ मॉइस्चर प्रेजेंट होता है. इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, तो उसको पहले क्या सुखाया जाता है, उसमें से मॉइस्चर को रिमूव किया जाता है. दे मे गेट, अगर हम उसको ऐसे ही एज इट इज़ रख देंगे बिना सुखाए, तो बिना ड्राई किए, तो वो क्या हो सकते हैं, वो स्पॉइल हो सकते हैं, उनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर सकते हैं और उनको बिल्कुल भी खाने के लिए और जर्मिनेशन के लिए अनफिट बना देंगे. इसीलिए हमें क्या करना है, उनको अच्छे से स्टोर करना होता है, प्रॉपर तरीके से उसको सुखाना होता है सन में, ताकि उनका मॉइस्चर कम हो जाए. एंड दिस प्रिवेंट द अटैक बाय द इंसेक्ट. और जब मॉइस्चर नहीं रहेगा तो वहाँ पे पेस्ट और इंसेक्ट्स और बैक्टीरिया और फंगी भी ग्रो नहीं करेंगे. आई शॉ माई मदर, पहेली कहती है, आई शॉ माई मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम लीव्स इन एन आयरन ड्रम्स कंटेनिंग व्हीट. आई वॉन्डर वाई. मैंने अपनी माँ को देखा कि जो सूखे नीम के पत्ते हैं उसको एक आयरन ड्रम में डाला जिसमें कि उसमें व्हीट था, जिसमें व्हीट रखा हुआ था. अब यहाँ पे देखिए, जब बड़े लेवल पे हमें स्टोरिंग करनी होती है तो हम साइलोस का इस्तेमाल करते हैं जिसको ग्रेन को स्टोर करने के लिए. अब यहाँ पे देखिए कि स्टोरेज ऑफ द, अब इस तरह से गिनी बैग्स में भी हम ग्रेनरीज में ग्रेन को स्टोर करके रखते हैं. फार्मर स्टोर ग्रेन इन जूट बैग. जो फार्मर होते हैं वो जूट के बैग में ग्रेन्स को या फिर मेटालिक बिन्स में उसको स्टोर करके रखते हैं. हाउएवर लार्ज स्केल जो है ग्रेन का स्टोरेज कहाँ पे किया जाता है, साइलोज में किया जाता है और ग्रेनरीज में किया जाता है, ताकि हम उसको अच्छे से पेस्ट से, रैट से, पेस्ट जो कि मान लो कि जैसे कि रैट हो गया और इंसेक्ट से हम उसको बचा के रखें. सूखे नीम के पत्ते जो हैं उनको भी इस्तेमाल ग्रेन्स में ऐड किया जाता है ताकि उसमें भी पेस्ट ना मतलब इंसेक्ट का ग्रोथ ना हो. फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी, जब हम लार्ज क्वांटिटी ग्रेन का स्टोर करते हैं गोडाउन्स में, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है वहाँ पे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. अब है नेक्स्ट टॉपिक 1.10 फूड फ्रॉम एनिमल्स. फूड फ्रॉम एनिमल्स, जैसे मिल्क क्या है, एक तरह का फूड है जो कि हमें काउ से, बफेलो से, शी गोट्स एंड शी कैमल से मिलता है. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल, इस टेबल को आपको कंप्लीट करना कि कौन सा फूड जो है आपको कौन से एनिमल से मिलता है.
यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। जैसे प्लांट की तरह ही एनिमल भी हमको बहुत सारी चीज़ें देते हैं। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया, बहुत सारे जो लोग हैं जो कि कोस्टल एरियाज में, समुद्र के किनारे वाले एरिया में रहते हैं, वो फिश को खाते हैं। उनका फिश जो है उनका डाइट का मेजर पार्ट है। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। पिछली चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, क्लासेस में हमने पढ़ा था कि जो फूड जो प्लांट से हमें जो वी हैव जो प्लांट से हमें हम कहाँ से फूड, इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। हमने ये पढ़ा था कि प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है। तो वी हैव जस्ट सीन दैट, उससे अभी हमने क्या देखा, क्रॉप का प्रोडक्शन इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ स्टेप लाइक सिलेक्शन। जैसे जो क्रॉप का प्रोडक्शन, उसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है, जैसे सीड का सिलेक्शन, उसके बाद स्ट्रोइंग। सिमिलरली एनिमल्स रियर्ड एट होम और द फार्म हैव टू बी प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर फूड। और इसी तरह से जब हम एनिमल को रखते हैं अपने घर पे, रियर करते हैं, पालते हैं, तो हम उसको भी हमें प्रॉपर तरीके से फूड देना होता है, शेल्टर प्रोवाइड करवाना और उनका ख्याल रखना होता है। When this is done on a large scale, और जब यही बहुत बड़े लार्ज स्केल पे किया जाता है तो इसे हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। फिश इज़ अ गुड फॉर हेल्थ, फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ, वी गेट कोड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश। फिश से हमें क्या मिलता है, कोड लिवर ऑयल मिलता है, विच इज़ रिच इन विटामिन डी, और जिसमें कि जो कि बहुत ही रिच होता है, विटामिन डी का सोर्स होता है, अच्छा सोर्स होता है। अब यहाँ पे कीवर्ड्स को देख लेते हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, एनिमल हस्बेंड्री, क्रॉप, फर्टिलाइजर, ग्रेनरीज, हार्वेस्टिंग, इरिगेशन, खरीफ, मैन्योर, प्लो, रबी, सीड्स, साइलो, शोइंग, स्टोरेज, थ्रेशिंग, वीड्स, वीडिसाइड्स, विनोइंग। समरी देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू जब हम फूड को ग्रो करते हैं, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड टू अवर ग्रोइंग पॉपुलेशन, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को, ग्रोइंग पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करने के लिए हमें कुछ सर्टेन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना पड़ता है। सम काइंड ऑफ प्लांट कल्टिवेटेड एट अ प्लेस कंस्टिट्यूट क्रॉप, यानी अगर सेम तरह का प्लांट एक सेम फील्ड में ग्रो किया जा रहा है बड़े लेवल पे, तो हम उसे क्रॉप कहते हैं। इंडिया में क्रॉप कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज, दो तरह के क्रॉप सीजन के बेस्ड पे क्रॉप्स होता है, एक होता है रबी और दूसरा है खरीफ क्रॉप। इन द इट इज़ नेसेसरी टू प्रिपेयर द सॉइल बाय टिलिंग, टिलिंग के द्वारा सॉइल को टिलिंग जो है सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए टिलिंग और लेवलिंग किया जाता है। प्लो और लेवलर का इस्तेमाल करके हम ये जो टिलिंग और लेवलिंग करते हैं। बीज को बोना जो है अप्रोप्रिएट डेप्थ तक, डिस्टेंस जो है वो गिव अच्छा ईल्ड देता है। एंड गुड वैरायटी ऑफ द सीड्स आर शोन आफ्टर सिलेक्शन, हम क्या उन्हीं बीज को, गुड वैरायटी ऑफ बीज को ही शो करते हैं आफ्टर सीड को अच्छे से सेलेक्ट करके, हेल्दी सीड को लेकर। सीड नीड्स रिप्लेनिश सॉइल नीड्स रिप्लेनिशमेंट एंड एनरिचमेंट टू द यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर, ऑर्गेनिक मैन्योर का इस्तेमाल करके सॉइल को रिप्लेनिश करा जाता है और उनको न्यूट्रिएंट रिच बनाया जाता है। यूज़ ऑफ द केमिकल फर्टिलाइज़र हैज़, आज के टाइम पे जो है फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, और जैसे जैसे क्रॉप की वैरायटी में चेंजेस आए। सप्लाई ऑफ द वाटर सप्लाई ऑफ द वाटर टू द क्रॉप एट अप्रोप्रिएट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। जब हम क्रॉप को अप्रोप्रिएट इंटरवल पे वाटर प्रोवाइड करवाते हैं तो उसी हम इरिगेशन कहते हैं। वीडिंग जो इन्वॉल्व करता है, जिसमें वीडिंग वो प्रोसेस है जिसमें कि अनवांटेड प्लांट को हम अनकल्टिवेटेड प्लांट एंड अनवांटेड एंड जो जिसमें कि रिमूव किया जाता है अनवांटेड प्लांट को। हार्वेस्टिंग क्या है, हार्वेस्टिंग इज द कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप। जब क्रॉप मैच्योर हो जाता है, पूरी तरह से तैयार हो जाता है, तो उसको जब हम कट करते हैं मशीन से या फिर मैनुअली, तो उसी प्रोसेस को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। सेपरेशन ऑफ सब ग्रेन्स फ्रॉम द कैफ इज कॉल्ड द थ्रेशिंग, और जब हम स्टाल्क से अलग करते हैं ग्रेन्स को, तो उसे हम कहते हैं थ्रेशिंग। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ द ग्रेन इज नेसेसरी, ग्रेन्स का जो है प्रॉपर स्टोरेज नेसेसरी है, ताकि हम उसको पेस्ट से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा सकें। फूड इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, कुछ फूड जो है हम एनिमल से भी ऑब्टेन करते हैं, फॉर विच एनिमल्स आर रियर्ड, जिसके लिए हम एनिमल्स को पालते भी हैं। एंड दिस इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री, और इसी को हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मैं एक्सप्लेन कर पाई हूँ इस चैप्टर को। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू।